Hi everyone, welcome back to your very own V2E learning. Myself Neha Agrawal and I'm your zoology mentor. So today we are starting with one more chapter of human physiology, that is excretory products and their elimination. So let's start with the amazing session on excretory products and their elimination with the very starting. एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बच्चों। सबसे पहले जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना चाहते हैं बॉडी का, तो हमको पता तो हो कि बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया क्यों गया है। सो व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहले ये जानेंगे। बेटा कहानी बनाएंगे, बात में से बात निकालेंगे ताकि आपको कुछ याद करने में ज्यादा तकलीफ ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तुमको पता है कि तुम्हारी बॉडी में बड़े सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्योंकि वो हमारी बायोलॉजी के अंदर हो रहे हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इसलिए हम उसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। बच्चे, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है, इसी को बुलाते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोल देते हैं इसी को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन क्लियर होने चाहिए बेटा, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बॉडी में हो रहे हैं, इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन बोला, और उन्हीं को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चे, इतने सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से अच्छी अच्छी चीज बन रही है जो हमको बनानी है, जो हमको प्रोडक्ट्स चाहिए। बट बेटा, प्रोडक्ट्स बनाने की जर्नी में कुछ वेस्ट भी बन जाता है, कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है बॉडी में। जैसे कि तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, तुमको बनानी थी, ऑक्सीजन यूज कर ली। रिएक्शन में, ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में जब ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाया जाता है, तो साथ साथ CO2 भी बन जाता है, जिसको हम एक्सेल आउट कर देते हैं, बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं लंग्स के थ्रू, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। ऐसे ही बेटा कुछ और वेस्ट भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ऐसे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें और वेस्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है इसमें। कोई ऐसा वेस्ट बेटा जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो। अब ये भी तो वेस्ट है तुम्हारी बॉडी के लिए, ये बॉडी यूज नहीं कर सकती। अब वेस्ट है तो किसी कचरे को इकट्ठा थोड़े करेंगे बॉडी में, इसको बच्चे हमें रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से। बॉडी से हमें इस कचरे को रिमूव करना पड़ेगा। बच्चे, अगर हमने ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया, तो इसके रिमूवल को ही कहते हैं एक्सक्रीशन। इसके ही रिमूवल को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। फिर से सुनो, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो बॉडी में हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें उससे बायोकेमिकल रिएक्शन कहा, उसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कह रहे हैं। बॉडी में इतने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होने में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो गए, और इस नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को ही क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन कहां से होगा, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से होगा। ये एक्सक्रीशन करने के लिए, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, हमने क्या रखा है बॉडी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम रखा है। एक और बात समझो यहीं पे, देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट तो प्रोड्यूस हुआ ही बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से, साथ ही साथ ये जो इतने सारे रिएक्शन हो रहे, कुछ बन रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ वेस्ट निकल रहा है, सारा रिएक्शन एक लिक्विड मीडियम में हो रहा है, पानी, सॉल्ट्स और आयंस के बीच में हो रहा है। इसलिए इस नाइट्रोजन मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से बेटा कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाती है सेल के मीडियम में। जैसे कि बेटा वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में, वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। देखो, मैंने तुमको 1000 बार बताया है कि भाई अपनी बॉडी बहुत ही जिद्दी है, इसने फिक्स करके रखा है बेटा कि इसको कितना पानी चाहिए, यानी कितने ब्लड में कितना सॉल्ट, कितना आयरन, कितना मिनरल, कितना ग्लूकोज, इसको घुमाते रहना है, ठीक है। इससे तुम हल्का सा भी चेंज करोगे इसके कॉन्सेंट्रेशन में, इसके सॉल्ट में, इसके आयरन में, इसके वॉल्यूम में, बीपी में, किसी भी
चीज में, ब्लड वॉल्यूम चेंज कर लो, ब्लड प्रेशर चेंज कर लो, आप अपना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके देख लो, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके देख लो, ये एकदम जुट जाती है पूरी की पूरी बॉडी उसको ठीक करने में, उसको बर्दाश्त नहीं है कोई भी चेंज। तो ये कोई भी चेंज नहीं होने देती, बल्कि हमारी वजह से जो दिक्कत आती है बॉडी के अंदर कि हमने कम पानी पिया, ज्यादा पानी पिया, आपने देखा होगा जब भी ऐसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉल पीते हैं ताकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो बॉडी में, ठीक है। तो जैसे रिएक्शंस होती हैं, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो ये सब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बेटा। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट आया उसको तो रिमूव करना ही है, साथ में इस मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं बेटा उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हुआ उसको वापस से नॉर्मल पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके मेंटेनेंस को ही क्या कहते हैं बेटा? इसके मेंटेनेंस को ही कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, देखो रेगुलेशन मतलब ठीक करना, किसको ठीक करना? ऑस्मोलैरिटी को ठीक करना। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? मतलब कितने पानी में कितना नमक डाल रखा है, क्या आयन कॉन्सेंट्रेशन चल रही है। तो वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करना। और बच्चे ये वाला काम भी कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, ठीक है। तो अपनी बॉडी में, सबकी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है जो सेल के रिएक्शंस में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करना, यानी एक्सक्रीशन करना। साथ ही साथ बेटा इसकी वजह से जो डिस्टर्बेंसेस हो गई है वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में, उसका ऑस्मो रेगुलेशन करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद, ये मैं आपको बताऊंगी आगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। आते हैं बेटा कि कौन कौन से टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। हमारी बॉडी ये जो एक्सक्रीशन यानी नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती है वो कौन सा वेस्ट होता है। इसके पहले एक और बात क्लियर करते हैं, तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने एक ही बात बोली है जो तुमको डाइजेशन में इजेशन सिखाई थी। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस है, समझे। इजेशन तुमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक्सक्रीशन तुम पढ़ रहे हो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। पहली बात तो ये हो गई। इजेशन में तुमने पढ़ा था बेटा जो तुमने खाना खाया है उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था उसको रिमूव करना था बेटा। जो तुमने खाना खाया था उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था, तो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है इजेशन। जबकि बेटा सेल की खुद की जो रिएक्शन चल रही है बॉडी के अंदर उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके रिमूवल को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। बच्चे ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि फीकल मैटर रिमूव होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस होता है फ्रॉम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो रिमूव होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। इजेशन में फीकल मैटर रिमूव होता है बेटा, फीकल मैटर रिमूव होता है, और एक्सक्रीशन में यूरिन प्रोड्यूस होता है, यूरिन के थ्रू रिमूव होता है ये एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये जो अपनी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है जो सेल्स ने प्रोड्यूस किया है उसको अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है। जबकि ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिमूव करता है। तो इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आ जाओ अब करते हैं बेटा कि कौन कौन से टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉरीफेरा से आप पढ़े जा रहे हो, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, फिर मैमल्स आए बाद में, सारे कुछ हैं। तो हमने ना किया कि सब में थोड़े एक जैसा वेस्ट होगा, कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पे रहता है। तो देखो कितने टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। मेनली तो अपन को 3 टाइप के करने होते हैं, हम उसमें एक टाइप और ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखो किसी ऑर्गेनिज्म ने अमोनिया प्रोड्यूस किया,
अमोनिया प्रोड्यूस किया, अपने यूरिन में अमोनिया रिलीज किया, ठीक है, मतलब उसका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में रिमूव हो रहा है बॉडी से। किसी का बेटा यूरिया के फॉर्म में रिमूव हो सकता है और किसी का यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव हो सकता है, ठीक है। ये मेन 3 टाइप हमको ये करने हैं। एक और टाइप लिख लेते हैं अपन, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेन पहले आओ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड पे। ये 3 तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस हो सकते हैं। देखो बेटा, अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन है। ये तीनों नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को उनकी बॉडी ने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। जो तो किसी ने अगर अमोनिया एक्सक्रीट किया बेटा, अमोनिया रिलीज किया अपने यूरिन में, तो उसको कहेंगे अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक उस ऑर्गेनिज्म को, और इस प्रोसेस को कहेंगे अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। सिमिलरली सब में फॉलो कर लो, यूरिया रिलीज किया तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे, वो यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, और इस प्रोसेस को क्या कहोगे, यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। अगर यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया तो क्या कहोगे, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, और इस प्रोसेस को कहोगे यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यूरिया को यूरियो किया है और यूरिक को यूरिको किया है, तो यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ऐसे ध्यान रखना है ना। अब देखो बेटा, ये जो अमोनिया होता है दिस इज हाईली टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जबकि यूरिया उससे कम टॉक्सिक होता है। यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया, और यूरिक एसिड तो बेटा बहुत ही कम टॉक्सिक होता है इनके कंपैरिजन में। यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक होता है इनके कंपैरिजन में, टॉक्सिक बहुत कम है। बेटा जो चीज बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना, उसको ज्यादा पानी में मिला दो, ज्यादा पानी में मिला दोगे तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, उसके टॉक्सिक रहने की वो एबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए जब इतना ज्यादा टॉक्सिक था तो यहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा पानी में उस टॉक्सिक सामान को मिला के बॉडी से रिमूव किया। ये कम टॉक्सिक था बेटा, इसलिए इसको कम पानी में मिलाना पड़ा, और ये सबसे कम टॉक्सिक था इसलिए इसको पानी की रिक्वायरमेंट सबसे कम थी बेटा, सबसे कम थी, ठीक है। मतलब कि जब कोई ऑर्गेनिज्म को अमोनिया एक्सक्रीट करना है तो उसको बहुत ज्यादा पानी भी एक्सक्रीट करना पड़ेगा, मतलब उसके यूरिन में बहुत ज्यादा पानी होगा जिसमें अमोनिया घुला होगा। अब बहुत ज्यादा पानी किसके पास होगा बेटा, जो पानी में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं उनको पानी की कोई कमी नहीं है, उन्होंने थोड़े रोज जाके 2 बॉटल 3 बॉटल पानी पीना है, तो वो आराम से पानी के साथ अमोनिया को घोल के एक्सक्रीट कर सकते हैं। ऐसा कौन करेंगे बेटा, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिशेस है ना, फिशेस, स्पाइसेस, ठीक है, फिशेस को आप स्पाइसेस कहते हो, बट बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बोनी फिशेस। 2 तरह की मछली होती है ना, एक बोनी एक कार्टिलेजिनस, ठीक है, जिसका एंडोस्केलेटन बोनी हो सकता है, कार्टिलेजिनस हो सकता है। तो जो बोनी फिशेस होती है वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है। और कौन कर सकता है, जो एम्फीबियंस पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, तो एक्वाटिक एम्फीबियंस लिख लो बेटा, एक्वाटिक मतलब पानी, एम्फीबियंस, एक्वाटिक एम्फीबियंस। इसके अलावा आपको फ्रॉग पता है ना, फ्रॉग, फ्रॉग का लार्वा बताओ, टैडपोल लार्वा होता है, तो टैडपोल लार्वा भी बेटा पानी में ही रहता है, कंप्लीटली कंप्लीटली पानी में रहता है उसका वो लार्वा, तो वो भी क्या एक्सक्रीट करेगा, टैडपोल लार्वा। फ्रॉग का लार्वा होता है बेटा, ये फ्रॉग का एक पहले का स्टेज होता है, वो भी क्या एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया, ये सब अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। यूरिया कौन एक्सक्रीट करेगा बेटा, जिनके पास लिमिटेड पानी हो, ठीक है, जो हमारी तरह नाप के 3 बॉटल 4 बॉटल दिन में पानी पीते हो कि यार आज तो 3 बॉटल का टारगेट कंप्लीट करना है, पानी नहीं पीते, हम कम पानी पीते हैं, ऐसे करके सोच के पानी पी सकते हैं, या जिनके पास लिमिटेड पानी हो पर वो पी सकते हैं। तो यूरिया में बेटा पहले तो अपन ही आ जाते हैं, सारे के सारे मैमल्स रख दो इधर,
मैमल्स आ जाएंगे यूरियोटेलिक में, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, मतलब ह्यूमंस, हम मैमल्स में आते हैं तो हम भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और बेटा तुमने यहाँ पे सिर्फ बोनी फिशेस को रखा था ना, कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया एक्सक्रीट करती है। इसके अलावा हमको अर्थवर्म से भी थोड़ा लगाव है, एनसीईआरटी ने उसके बारे में थोड़ा अलग अलग से हमें पढ़ाया तो हम उसका भी एग्जाम्पल याद कर रहे हैं यहाँ पे। वो अर्थवर्म जो है बेटा, फ्रेंड्स, फार्मर्स फ्रेंड, ये अर्थवर्म भी क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करेगा, जिसको पानी बहुत कम चाहिए, पानी पीना भी नहीं आता, अवेलेबल भी नहीं है, और पानी इतना कम चाहिए इसलिए इनका जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यूरिक एसिड है, पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। अब बताओ पेस्ट के फॉर्म में कौन कौन रिलीज करता है, कभी रोड पे चल रहे हैं ऊपर से कबूतर ने टप, ठीक है, बर्ड्स आ जाएंगे इधर, बर्ड्स बेटा, रेप्टाइल्स, छिपकली, लिजार्ड, रेप्टाइल्स आ जाएंगे इधर। ठीक है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हो गया, तो अमोनोटेलिक की एग्जांपल, यूरियोटेलिक की एग्जांपल, यूरिकोटेलिक की एग्जांपल। अब तुम बोलोगे मैम ये अमीनो एसिड क्यों लिखवा के रखा है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अमीनो एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को कह देना अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म, अमीनोटेलिक होगा ये अमोनो है, ये अमीनो है। ठीक है, जब तुम ऊपर की स्पेलिंग देखोगे ना तो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, अमोनो, अमीनो, यूरियो, यूरिको में। ठीक है, इधर किसको रखोगे, फॉर एग्जाम्पल बेटा मॉलस्क, मॉलस्का के ग्रुप के जो होते हैं ना अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा भी इधर आते हैं बेटा अमीनोटेलिज्म में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपको कि इस एग्जांपल में बताओ अमोनिया किस में एक्सक्रीट होता है, यूरिया किस में एक्सक्रीट होता है, ऐसे। तो ये टेबल आपको अच्छे से लिख लिख के याद करनी है। अब बढ़ते हैं जिसमें हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने आप में, ह्यूमंस में। ठीक है, तो अब अपन करेंगे बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम सिर्फ अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे फोकस करेंगे। ओके, चलो चलो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जब फोकस किया तो कुछ बातें फटाफट से बता दो। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या काम है बेटा, पहला तो हमको एक्सक्रीशन करके देगा। एक्सक्रीशन मतलब हमारी बॉडी के सेल्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसके नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल करेगा। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कहाँ प्रोड्यूस हुआ है नाइट्रोजनस वेस्ट, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। और क्या करके देगा बेटा हमको, ये ऑस्मो रेगुलेशन करके देगा। ऑस्मो रेगुलेशन करके देगा, ये मतलब हमारी बॉडी के वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगा। मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी। मेरा ब्लड में कितना वॉल्यूम है, उसमें कितना सॉल्ट मिला हुआ है, ये सारा ध्यान कौन रखेगा, मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ध्यान रखेगा। अच्छा, हम किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीशन कर रहा है उसमें वेस्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है बेटा, हमारे पास यूरिया है नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी कि हम क्या हुए बेटा, यूरियोटेलिक हुए। यूरियोटेलिक, हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कहां पे एक्सक्रीट करते हैं, इन यूरिन। हमारे यूरिन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज यूरिया, हम यूरियोटेलिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है बेटा, यूरिन प्रोड्यूस करता है जिसमें यूरिया प्रेजेंट होता है जो कि हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिन में और भी चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा पानी निकाल दो, एक्स्ट्रा सॉल्ट निकाल दो, एक्स्ट्रा आयंस निकाल दो, जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी बॉडी के पास, बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो वो स्टोर भी नहीं कर सकता बाद के लिए, या फिर उसके लिए वेस्ट है, टॉक्सिक है, वो सारी चीजें यूरिन में निकल जाएंगी। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोड्यूस करता है यूरिन, जिसमें हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया, और उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। ठीक है,
एक ये बात हो गई कि यूरिन प्रोड्यूस करेगा, हम यूरियोटेलिक हैं। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा कि ये यूरिया हमारी बॉडी में बना कैसे। हमारी बॉडी के जो रिएक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोड्यूस किया था। मैंने एक बार में बोला कि रिएक्शंस में यूरिया प्रोड्यूस हुआ है, मैं रिएक्शंस में तो कह रही हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मैं कह रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिया निकाल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अपनी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है बेटा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है लिवर के पास। बच्चे किसके पास? लिवर के पास। लिवर में जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जाता है बेटा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट, तो लिवर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। लिवर हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ब्लड घूमते घूमते जब अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जाएगा, ब्लड तो पूरी बॉडी में घूम ही रहा है, तो हमने सारे सेल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था वो ब्लड में घूम रहा था, घूमते घूमते लिवर के पास पहुंचा। लिवर ने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब वो यूरिया जब एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास घूमते घूमते पहुंचेगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बॉडी से रिमूव कर देगा यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में रिमूव कर देगा। और यूरिन में फिर क्या प्रेजेंट होगा? यूरिया। यानी कि बेटा लिवर इज द साइट ऑफ, यानी कि हमारे लिवर में चलती है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, यूरिया कहां पे बन रहा है हमारी बॉडी में? लिवर के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, लिवर में यूरिया साइकिल चल रहा है। यूरिया साइकिल का ही दूसरा नाम है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल, परेशान मत हो जाना नाम देख के, ऑर्निथीन साइकिल यूरिया साइकिल को ही कहते हैं। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अब करते हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पड़ा कहाँ है बॉडी में, क्या क्या उसमें ऑर्गन्स आते हैं। सिस्टम है ना, तो पूरा सिस्टम पढ़ना है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं। आ जाओ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखोगे, तो हमेशा एनसीईआरटी का डायग्राम करते ही है सारा का सारा, पर पहले अपना सीखने के बाद आओ, पहले अपना सीखेंगे उसके बाद एनसीईआरटी का सीखेंगे। ठीक है, देखो बेटा अपन क्या करने वाले हैं अब, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, पता चल गया। अब ऑर्गन्स करते हैं बेटा। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो क्या क्या चीजें हैं। पहला तो हमारे पास किडनीज हैं, कितनी? 2। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास यूरेटर्स हैं बेटा, ये पाइप्स होती है, कितनी? 2। एक एक किडनी से एक एक निकलती है, 2 पाइप्स होते हैं। तीसरा होता है बेटा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लैडर मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसी में यूरिन स्टोर होता है फिर रिलीज होता है। ये होता है बेटा एक। और लास्ट होता है बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा उस ओपनिंग को बोलते हैं जिससे यूरिन रिलीज होता है, और ये भी होगा एक। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गन्स हमने करने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्या क्या? हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, वन यूरिनरी ब्लैडर वी हैव एंड 1 यूरेथ्रा वी हैव। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना तुम। देखो क्या करने वाले हैं अपन, सारे टर्म्स ध्यान से, पेन छोड़ दीजिए, अच्छे से पहले समझिए, फिर पॉज करके नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ये लो बेटा, ये तुम्हारा हार्ट। ठीक, हार्ट से कहानी शुरू करने से बेटर है पहले मैं आपको बता दूं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम रखा कहाँ है। बेटा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना रखा कहाँ है, अभी हार्ट वाले बात पे आऊंगे। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना रखा कहाँ है, ये फिर से बना लिया तुमने चंपक लाल। ठीक है, चंपक लाल के अंदर हमेशा हम क्या बनाते हैं, एक खाली ड्रम। ये खाली ड्रम बना लिया। ठीक है, खाली ड्रम के बीच में तुमने एक डायाफ्रागम रखा, कई बारी कर चुके, अब तुमको रट चुका है। इस खाली ड्रम को क्या कहते हो, सिलोम कहते हो। सिलोम के बीच में तुमने क्या रख दिया, डायाफ्रागम रख दिया, जिससे ऊपर की कैविटी क्या हो गई थी, थोरैसिक कैविटी, नीचे की कैविटी क्या हो गई थी, एब्डोमिनल कैविटी। बेटा इस एब्डोमिनल कैविटी में ही पीछे साइड पे, एब्डोमिनल कैविटी में पीछे साइड पे रखी होती है किडनी, यहां रखी होती है किडनी। ठीक है, तो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का लोकेशन क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी में रखा है। एब्डोमिनल कैविटी में भी बैक साइड पे रखा है बेटा, बैक साइड पे।
ठीक है, बैक साइड पे रखा है किडनी, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इससे एक्सक्रीशन कराना है, जिसके लिए देखो हम हार्ट पे आ रहे हैं वापस से। ये रहा बेटा हार्ट, ठीक है, और ये पड़ी मान लो किडनीज, ये बैक साइड पे एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज रखी हुई हैं, एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड पे किडनीज रखी हुई हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे बेटा हार्ट सारे ऑर्गन्स को ब्लड देता है, किडनी को भी ब्लड देगा, तो हमने यहाँ से एक एओर्टा निकाली और किडनी के पास लाके दो में बांट दिया, ठीक है। रुक जाओ बेटा, मेरे को लगता है पहले अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर करते हैं, फिर ये वाली बात बताऊंगी तो आप ज्यादा समझ पाओगे। वेट अ मिनट, पहले बेटा मैं तुमको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर बताऊंगी आगे, है ना। पता चल गया एब्डोमिनल कैविटी में है, बैक साइड पे है, एक स्ट्रक्चर करते आ जाओ। क्या क्या बनाना है हमको बनाना है पहले पेयर ऑफ किडनीज, तो ये लो 2 किडनी बना दी। ये किडनी बेटा बीन शेप्ड होती है, बीन शेप्ड होती है, ठीक है, राजमा के दाने के जैसी होती है, बना दी 2। कैसे राइट और लेफ्ट लिखते हो, ऐसे बताया था, ये मेरा राइट, ये लेफ्ट, तो ये राइट किडनी है बच्चे, ये लेफ्ट किडनी है। तुम देख रहे हो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे बनाई है मैंने, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे बनाई है, लिख लो इस बात को, राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है राइट किडनी। वाई सो, इसके ऊपर बेटा लिवर रखा हुआ है, लिवर राइट साइड रखा हुआ है, आपको पता है, तो उसकी वजह से नीचे वाली किडनी थोड़ी सी, राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे हो गई है, ठीक है, ड्यू टू लिवर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर, राइट साइड में लिवर रखा हुआ है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे हो गई है और राइट लंग थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अब हो गया, अब दूसरा पार्ट क्या करना है, यूरेटर। एक किडनी से ऐसे एक पाइप निकली बेटा, एक किडनी से ऐसे एक पाइप निकली, दूसरी किडनी से भी ऐसे एक पाइप निकली। इन पाइप्स का क्या नाम है, यूरेटर्स। देखो 2 बना दिए ना, पेयर्ड हो गया। ये यूरेटर्स आके बेटा एक बैग में खुलते हैं, एक बैग में खुलते हैं, ठीक है। इसी बैग को अपन कहते हैं, इस बैग को अपन कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। कितना बनाया है, 1। और बेटा इसी की जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ओपनिंग को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो देखो अपन ने क्या क्या बनाया, अपन ने 2 किडनीज बनाए, ये हो गया किडनी, 2 बनाई, 2 यूरेटर बनाए, एक यूरिनरी ब्लैडर बनाया, एक यूरेथ्रा बनाया। यही 4 पार्ट्स करने थे हमको अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो कर दिए। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे हमने डायग्राम में दिखा दी क्योंकि लिवर रखा हुआ है। अब आओ, किडनी पेयर्ड है बेटा, यहीं पे दिख रहा है बीन शेप्ड है, यहीं पे लिख लो एक ही डायग्राम में ये सब बातें, बीन शेप्ड है, राजमा के दाने जैसी होती है। बेटा ये जो किडनी होती है, इसका अगर हम वेट देखें, वेट, तो मेल्स में थोड़ी भारी होती है, फीमेल्स में थोड़ी हल्की होती है। मेल्स में बेटा ये अराउंड 140 to 170 ग्राम्स की होती है, एक किडनी 140 to 170 ग्राम की होती है। फीमेल्स में बेटा अराउंड 125 to 145 ग्राम की होती है, ठीक है। फिर आती है 2 पाइप्स, यूरेटर्स, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर जिसकी कैपेसिटी होती है 400 से 700 ml यूरिन होल्ड करने की। ये 400 से 700 ml यूरिन अपने पास थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रख सकता है। फिर आता है यूरेथ्रा। बेटा ये जो बैग है ना, इसकी नेक से जितना भी पोर्शन शुरू होता है इसको कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। नेक से, ये इसकी गर्दन है यहाँ पे, इसकी नेक से जो भी पोर्शन शुरू होता है इसको कहते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा बेटा मेल्स में लॉन्गर होता है और फीमेल्स में शॉर्टर होता है।
फीमेल्स में अराउंड 1 to 3 सेंटीमीटर होता है और मेल्स में अराउंड 20 सेंटीमीटर्स होता है, बिकॉज यहाँ नेक से स्टार्ट हुए हुए रीजन को हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो फीमेल में 1 to 3 सेंटीमीटर होता है, और मेल्स में यहाँ पे नेक से जो रीजन स्टार्ट होता है देन इट एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस एंड देन इट इज ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर्स उसका यहाँ नेक से लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई 4 नॉर्मल सी बातें अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सिखाती हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऊपर से ब्लड कैसे आ रहा है, कैसे इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट रुक जा रहा है। ठीक है, आ जाओ, अब वो हार्ट वाली बात ज्यादा समझ में आएगी। ये देखो बेटा, अब बनाते हैं ऊपर अपन हार्ट, ठीक है, और ये बना ली अपन ने बेटा किडनीज, ये बना ली अपन ने किडनीज, बीन शेप की 2 किडनी बना ली। ठीक है, और नीचे तो यूरेटर वगैरह हैं। अब ब्लड की बात करते हैं बेटा। हमको पता है कि हार्ट से एओर्टा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलता है? एओर्टा। और हमको ये भी पता है कि एओर्टा सारे ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, तो किडनी से क्या दुश्मनी है? किडनी के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है बेटा? आर्टरीज लेके जाती हैं। तो हम यहाँ पे किडनी के पास भी एओर्टा की एक ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस हैं एओर्टा की, जिसमें से एक ब्रांच आएगी इधर अपने किडनीज की तरफ। जब किडनीज की तरफ ब्रांच आई बेटा, आर्टरी आई, तो हमने इस आर्टरी को दोनों में डिवाइड कर दिया, दोनों को ब्लड दिया। ठीक है, दोनों को ब्लड दिया, दोनों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। बेटा इसका नाम क्या लिख दूं? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? जो किडनी के पास आ रही है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया रीनल आर्टरी। बेटा रीनल वर्ड जब भी मिले इसका मतलब होता है हम किडनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। रीनल वर्ड किडनी के लिए लगाया जाता है, लिख लो इसको साइड में। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो ये जो आर्टरी आ रही थी बेटा, मैंने इसका क्या नाम रख दिया? रीनल आर्टरी नाम रख दिया। यहां से और ब्रांचेस निकल रही है इसकी एओर्टा की। एओर्टा ये वाली है, ठीक है, एओर्टा निकली, उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, उससे हम किडनी के पास रीनल आर्टरी लेके आए। बेटा रीनल आर्टरी में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, पर बेटा हमको पता चला कि इस ब्लड में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी घूम रहा है, मतलब कि यूरिया भी घूम रहा है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? यूरिया में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे यूरिया भी घूम रहा है साथ में, यहाँ पे लिखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है ही, प्लस यूरिया भी घूम रहा है इस ब्लड में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, तो किडनी ने क्या किया? किडनी ने ऑक्सीजन रख लिया इसमें से, और बेटा यूरिया भी रख लिया इसमें से। ऑक्सीजन के साथ साथ यूरिया भी निकाल लिया उस ब्लड में से। जो ब्लड आया उसमें से ऑक्सीजन तो इसको रखना ही था, रीनल आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है उसमें जो यूरिया प्रेजेंट था वो भी इसने रख लिया। और फिर किडनी अपना ब्लड किस में निकालेगा? वेन में निकालेगा बेटा। ये लो वेन निकल गई, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से वेन निकल गई। और आपको पता है ये वेन जाके किस में मिल जाएगी? ये वेन जाके मिल जाएगी वेना कावा में और चली जाएगी हार्ट के पास। ठीक है, वेना कावा के थ्रू, तो वेना कावा के थ्रू चली जाएगी हार्ट में। पर ये जो तुरंत निकल रही है अपने किडनी से, तब इसको तुम क्या कहोगे? रीनल वेन कह दो, रीनल वेन। अब बेटा रीनल वेन में कैसा ब्लड है? इसने ऑक्सीजन रख दिया, तो अब जो ब्लड निकल रहा है वो कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट बेटा अब इसमें यूरिया मिनिमम है, मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा था, काफी सारा इसने रख लिया है, जितना इस रख सकता था उसमें से। एक मिनिमम अमाउंट होता है बेटा, अपने ब्लड में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट रहता है, तो उतना ही बस ये छोड़ता है, बाकी सारा अपने पास रख लेता है। एक मिनिमम यूरिया जो इसको छोड़ना होता है ब्लड में, बस वो उतना ही छोड़ता है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसीलिए हमने मिनिमम लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि रीनल वेन में मिनिमम यूरिया होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जितना भी होता है वो यहाँ पे रख लेता है। ठीक, अब वो जो यूरिया इसने रखा उसका क्या करेगा? उसको भेजेगा बेटा यूरेटर्स में। ये यूरेटर्स निकल रहे हैं ना इससे, इधर और इधर। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यूरिया वाला ब्लड आ रहा है, बिना यूरिया वाला ब्लड जा रहा है, और यूरिया किधर चला गया? इधर चला गया बेटा,
यूरिया इधर आ गया। ठीक है, तो ऐसे तीन एंट्रीज होती हैं इसमें। एक तो रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन जा रही है और यूरेटर निकल रहे हैं। रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है, रीनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉट रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट जा रहा है, और ये यूरेटर्स में बेटा यूरिन पास हो रहा है, जिसके अंदर वो जो इसने यूरिया रखा है ना वो भेज दिया, यूरिन पास हो रहा है। ठीक है, फिर ये ब्लैडर तक जाएगा, ब्लैडर से यूरिन बाहर रिलीज हो जाएगा बॉडी के। ऐसे होते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर्स की कहानी। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है, किडनी का स्ट्रक्चर करना है। एक एक करके सबके स्ट्रक्चर करने हैं। उससे पहले आओ एनसीईआरटी का ये डायग्राम बता दो। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो क्या क्या बना रखा है। एक किडनी, दूसरी किडनी, कैसे लिखोगे, अगेन ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, सो दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी। देखो ये हल्की सी नीचे, हल्की सी ऊपर, उतना ज्यादा यहाँ नहीं दिख रहा है पर तुमने अपने डायग्राम में बना लिया है। ये सर पे क्या रखा हुआ है बेटा, एंडोक्राइन में सीखा है तुमने, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर रखा होता है ना एड्रीनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसके पास डक्ट नहीं होती, जो हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में। तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के सर पे रखी हुई एक टोपी है जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है, तो वो भी दिखा दिया। ठीक है, अब आओ देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाना चाह रहा है। ये कॉर्टेक्स मेडुला भी मैं तुमको बताऊंगी। ये देखो एओर्टा लिखा है, एओर्टा आ रही थी और ये डिवाइड कर गई। ये इंफीरियर वेना कावा लिखा है, तो ये आपकी वेन्स निकल रही थी इधर से, रीनल वेन, और जाके इंफीरियर वेना कावा में मिल गए, ऐसा है। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी यहाँ पे बना रखा, देखो एओर्टा से आ रहा था रीनल आर्टरी, रीनल वेन निकल रही थी, इंफीरियर वेना कावा, फिर हार्ट तक चला जाएगा, ऐसे चलती है कहानी। तो ये इसमें बेटा चल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें बेटा चल रहा है यूरिन। जो यूरिया रख लिया इसने उसको यूरिन में डाल दिया यूरेटर के थ्रू। यूरेटर में क्या चल रहा है, यूरिन चल रहा है। और ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें 400 से 700 की कैपेसिटी है, 400 से 700 ml यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी है। और फिर ये नेक्स्ट से जितना भी रीजन होता है वो होता है यूरेथ्रा, जो कि फीमेल्स में 1 to 3 सेंटीमीटर होता है और मेल्स में 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब किडनी के अंदर का डायग्राम अब बताती हूँ, आ जाओ। किडनी का डायग्राम करना है बेटा, ध्यान से देखो। ये बना ली एक किडनी, ठीक है, बीन शेप की होती है, ये तुमको पता ही है। एक किडनी में 3 एंट्रीज होंगी, रीनल आर्टरी आएगी, रीनल वेन निकलेगी और यूरेटर निकलेगा, ये भी तुमको पता है। तो थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। ये बेटा रीनल आर्टरी एंटर करेगी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन बाहर निकलेगी, हार्ट को जाएगी, और यूरेटर बाहर निकलेगा, यूरेटर। ठीक है, ये हो गया एक किडनी में। अब एक किडनी में क्या करना है बेटा, ये जो किडनी का ढक्कन है, ये जो किडनी का कवर है, इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, ये इसका कैप्सूल है। कैप्सूल खाते हैं ना, अंदर सारा सामान होता है, बाहर बड़ा ही सुंदर सा ढक्कन होता है, बस ऐसे ये किडनी का कवर है। ये किडनी के जो टिश्यू है उसका कवर है रीनल कैप्सूल। रीनल मतलब किडनी, कैप्सूल मतलब उसका कवर। ध्यान रखना ये कैप्सूल है, कॉर्पसल नहीं है। अभी तुम आगे कॉर्पसल पढ़ोगे तो कैप्सूल कॉर्पसल एक जैसे वर्ड्स हैं, उस पर ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस इज रीनल कैप्सूल। बेटा ये जो रीनल कैप्सूल है ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू बताया था ना, व्हाइट फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स को कहते हैं, काफी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ देती है। तो तुमने कवर थोड़ी सी हार्ड सी बना दी है, स्ट्रेंथ दे दिया है ताकि अंदर का टिश्यू सेफ रहे। तो व्हाइट फाइबरस टिश्यू का बना है पहला क्वेश्चन। अब आओ बेटा, इस किडनी के ऊपर तुमने क्या किया, इस किडनी के ऊपर एक एडिपोज टिश्यू की लेयर चढ़ा दी। इस किडनी के ऊपर तुमने एक एडिपोज टिश्यू की लेयर चढ़ा दी। किडनी के कवर के ऊपर तुमने क्या किया, एडिपोज टिश्यू चढ़ाया। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट टिश्यू। बेटा याद करो, हम फैट टिश्यू का काम क्या लेते हैं, एडिपोज टिश्यू जो कि आता है आपके इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, उसका हम क्या काम लेते हैं, दिस इज एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज की लेयर है। बेटा एडिपोज लेयर जहां पे भी रहती है शॉक एब्जॉर्बेंट का काम कर देती है, शॉक नहीं आने देगी किडनी के अंदर। किडनी भी एक डेलिकेट ऑर्गन है, उसके अंदर शॉक नहीं जाने देगी, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। और बेटा इसके ऊपर भी एक और लेयर चढ़ी हुई है जिसको आप कहते हो रीनल फैसिया। क्या कहते हो? रीनल यानी किडनी का फैसिया। याद करो तुमने फैसिया टर्म लोकोमोशन में भी सीखी है, फैसिया, फेसिकल। यहाँ पे क्या है? रीनल फैसिया। ये भी एक कवर है उसके ऊपर। अब एडिपोज टिश्यू चढ़ा दिया, उसको भी तो बांध के रखोगे। बांधने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का। और ये भी बना है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले किडनी अगर ऑर्गन की बात करें तो उसका कवर है रीनल कैप्सूल, उसके ऊपर एक एडिपोज की लेयर चढ़ी हुई है और उसके ऊपर रीनल फैसिया चढ़ा हुआ है। सीक्वेंस अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करेगा बेटा। ये किडनी को कोई झटका लगने से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया बेटा? किडनी को दो रीजन्स में बांट दिया। हमेशा तुमको बताया है कि किसी भी चीज के बाहर के रीजन को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, जो उसकी पेरीफेरी पे होता है, बाहर होता है। और अंदर के रीजन को क्या कहते हैं? मेडुला। सो ये बाहर का रीजन क्या है बेटा? कॉर्टेक्स, यानी लिख दो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर का रीजन क्या है बेटा? रीनल मेडुला। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स में कुछ टिश्यू है बेटा, रीनल कॉर्टेक्स में कुछ टिश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी के अंदर टिश्यू ही तो भरा होगा। ये लो रीनल कॉर्टेक्स बना दिया। और रीनल मेडुला, बेटा ये जो रीनल मेडुला होता है उसके अंदर कुछ ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बेटा ये मेडुला में है इसलिए मैंने इन पिरामिड्स का नाम रख दिया, रीनल पिरामिड्स, क्योंकि वो रीनल के मेडुला में अंदर वाले पार्ट में है। इसीलिए मैं इसको एक और चीज कह सकती हूँ, मेड्यूलरी पिरामिड्स। कुछ पिरामिड्स हैं जो किडनी के यानी रीनल के मेडुला रीजन में पड़े हैं, जिनको तुम रीनल पिरामिड्स कह दो, यानी किडनी के अंदर जो पिरामिड्स हैं, या मेडुलरी पिरामिड्स कह दो। उससे क्या पता चल जाएगा? किडनी के अंदर भी मेडुला रीजन में है। बाहर के रीजन को कॉर्टेक्स कहो, अंदर के रीजन को मेडुला कहो। मेडुला के रीजन में कुछ पिरामिड्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर हमने देखा बेटा ये जो कॉर्टेक्स का टिश्यू है ये यहां से अंदर तक घुसा हुआ है, पिरामिड्स के बीच में, पिरामिड्स के बीच में जो जगह थी वहां पे भी घुसा हुआ है। इसके कॉलम्स प्रेजेंट है। ठीक है, देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से निकालती हूं किसी और कलर से ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये जो जगह है बेटा इसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी किसको कहते हैं? ये कॉर्टेक्स के कॉलम होते हैं जो मेडुला में घुसे हुए हैं, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। फिर से सुनो, ये कॉर्टेक्स के कॉलम्स होते हैं। कुछ कॉर्टिकल टिश्यू होता है, जो कॉर्टेक्स का टिश्यू होता है वो मेडुला के बीच में घुसा हुआ है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। उन्हीं को कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। कौन सा टिश्यू है ये? कॉर्टेक्स का टिश्यू है। कहां पे घुसा हुआ है? मेडुला में, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। उसी को कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। दिस इज PYQ, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लो। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब आ जाओ। अब ना हमने क्या करना है, इसको सारे पिरामिड में यूरिन बन रहा है, कैसे बन रहा है सारी कहानी अभी सीखेंगे, पर हमको उसको फाइनली तो यूरेटर में खोलना है ना, फाइनली यूरेटर में खोलना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये देखो कौन सा कलर चूज करें बेटा, आ जाओ। देखो पहले हमने क्या किया, इनसे निकाले एक एक कैलिक्स, कुछ कैलिक्स निकाले, कुछ रीजन निकले, इसको कह दिया मैंने माइनर कैलिक्स।
इसको अभी लिखवाती हूँ, माइनर कैलिक्स का। फिर बेटा इनको आपस में कुछ कुछ को जोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं इसके अंदर, 15 से 20 पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। फिर वो जिस रीजन में खुलेंगे उसको कहते हैं मेजर कैलिक्स, और फिर वो फाइनली जिस रीजन में खुलेंगे बेटा उसको कहते हैं रीनल पेल्विस। इसका मैं डायग्राम अलग से आपको ब्रॉड स्केल पे बना के दिखाऊंगी, ठीक है। बस मैं अभी आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवा देती हूँ क्या क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, सबसे पहले मेडुलरी पिरामिड्स है, मेडुलरी पिरामिड्स। पिरामिड्स किस में खुलेंगे, कुछ पिरामिड्स खुलेंगे बेटा आपके माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स मिलके बनाएंगे बेटा मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स खुलेगा रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस खुल जाएगी बेटा यूरेटर्स में, यूरेटर्स में। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा था। यहाँ पे ये देखो, ये लिख रहा है रीनल पेल्विस, इस जगह को ये रहा पेल्विस, दिस इज रीनल पेल्विस। तो ये जो रीनल पेल्विस है यही यूरेटर में खुलती है। तो रीनल पेल्विस क्लियर करके दिखाती हूँ। देखो ये बेटा माइनर कैलिक्स हो गया, एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, एक एक पिरामिड से जो खिल रहा है माइनर कैलिक्स हो गया, कुछ पिरामिड का मिल के जो जगह बना वो मेजर कैलिक्स हो गया, और सारे मेजर कैलिक्स जहां खुल गए वो रीनल पेल्विस हो गया। एनसीईआरटी में आपको क्लियर ये डायग्राम में दिखेगा, ठीक है। तो ये इतना आपने करना था किडनी के स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर अब अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि किडनी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ये यूरिन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसमें हम नेफ्रॉन करेंगे, फिर यूरिन फॉर्मेशन करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर्स आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।